नमस्कार, आप सभी का वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज परसेंटेज का हम उस कंसेप्ट की चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको बहुत सावधानी पूर्वक इसे सीखना चाहिए। इस कंसेप्ट में मैं बात करूंगा जहां पे आपका फिजिक्स में भी काम करेंगे ये कंसेप्ट, केमिस्ट्री में भी काम करेंगे और मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर जो बन पाया है इसी कंसेप्ट पर आधार पर बन पाया है। तो उस कंसेप्ट को और हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो कंसेप्ट क्या है। तो ध्यान देंगे, कांस्टेंट और यहाँ पर दो राशि होगा। अगर दो राशि की गुना करने के बाद रिजल्ट जो है कांस्टेंट है, या तो प्रश्न में दिया हुआ होगा या ऐसा भाषा या डाटा के साथ तैयार किया गया हो कि दो राशि को गुना करने के बाद एक राशि जो है कांस्टेंट दिया हुआ हो, तो क्या होता है कि एक राशि में वृद्धि होगा तो दूसरा में कमी होता है। जब दो राशि को गुना करने के बाद एक ये राशि जो है कांस्टेंट है, मतलब न वृद्धि होता है और न ही कमी होता हो, इसका मतलब है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। अगर एक घट रहा है तो दूसरा राशि क्या होगा, वृद्धि होता है। ऐसे राशि को कहा जाता है, ऐसे मेथड को कहते हैं, ऐसे जहाँ पे एक वृद्धि होता है और एक कमी होता है उसे बोला जाता है व्युत्क्रम कहा जाता है, व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है, व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे रेसिप्रोकल कहते हैं, रेसिप्रोकल कहा जाता है। तो जहाँ पे दो को गुना करने के बाद तीसरा राशि कांस्टेंट हो, या तो भाषा में दिया हुआ होगा या कुछ ऐसे डाटा तैयार करके दिया होता है, तो दोनों राशि एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ कि इसका अनुपात, एक अनुपात अगर 3:2 है तो बी का अनुपात जो होगा वह 2:3 हो जाएगा। ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऐसा कहाँ कहाँ पे होगा तो देख सकेंगे, जब कांस्टेंट होगा तब हो सकता है। जैसे और एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे कि खर्च बराबर जो होता है रेट इनटू खपत। खर्च का अंग्रेजी होता है एक्सपेंडिचर, रेट हो गया आर और खपत का मतलब होता है क्वांटिटी। तो अगर खर्च को स्थिर बनाना है, स्थिर का मतलब ना वृद्धि होता है और न ही कमी होता है, तो खर्च को स्थिर बनाना है तो प्रश्न में क्या होता है कि जब रेट में वृद्धि होगा तो प्रश्न में कहेगा कि कंजम्पशन में कितना की कमी किया जाए। अगर इसमें कमी या वृद्धि देले रहेगा, इसमें कमी होगा तो इसमें वृद्धि होगा। ऐसा तभी होगा जब खर्च क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी ऐसा लागू होगा। तो एक टर्म दो राशि का गुणनफल और तीसरा मान कांस्टेंट हो जाए तो दोनों राशि एक दूसरे का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब कि रेट का जो रेशियो, मान लीजिए रेट का रेशियो जो है x/y है, तो क्वांटिटी का रेशियो जो होगा वह y/x हो जाएगा। ये जहाँ जहाँ पर ऐसा आता हो वहाँ पे ये लागू करना चाहिए। ज़रा देखते हैं और इस पर बात करते हैं और देखेंगे। जैसे एरिया की बात किया जाए, एरिया में क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। किसी का एरिया होता है तो दो पदों का गुणनफल होता ही होता है। ये तो आयत का एरिया है, तो अगर एरिया को कांस्टेंट रखना है, अगर एरिया को कांस्टेंट रखा जाए, कह रहा है कि लंबाई में वृद्धि हो रहा है तो चौड़ाई में कितना कमी किया जाए कि क्षेत्रफल में न वृद्धि होता हो न कमी होता है। इसका मतलब कि एरिया को कांस्टेंट बनाना है। कांस्टेंट बनाने की बात कर दिया, इसका मतलब कि एक में वृद्धि हुआ तो दूसरा में क्या होगा, कमी होगा। इसका मतलब सीधा हो गया कि लंबाई का अनुपात कुछ दिया हुआ होगा, कुछ आया होगा, तो उसको मान लिया जाए लंबाई का अनुपात 3:2 है तो चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। इस ढंग से काम करते रहता है। और देखेंगे
जैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बात करते हैं, वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई को छोड़ देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है। देखेंगे आर गुना एल बच जाता है। अगर शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में न वृद्धि होना है और न कमी होना है, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल स्थिर बनाना है, तो क्या होगा कि अगर त्रिज्या में कमी होगा तो उसका जो एल होता है, स्लैंट हाइट होता है, उसको में वृद्धि करना होगा। कहने का मतलब है कि आर का जो रेशियो होगा x अनुपात y मान लिया है, तो एल का रेशियो, एल का मतलब हो गया त्रियक ऊंचाई का अनुपात जो होगा वो y अनुपात x होगा। ऐसा तभी संभव है जब ए वाला कांस्टेंट होगा। ये वक्र पृष्ठ क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। और देखते हैं आयतन की बात करते हैं, बेलन में आयतन की बात करते हैं। सिलेंडर के आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच है। पाई तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे। ये देखेंगे यहाँ पर पदों का गुणनफल आ रहा है। अगर इस आयतन को कांस्टेंट बनाएंगे, या प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है कि दो बेलन जिसका आयतन कांस्टेंट है, दो बेलन जिसका आयतन कांस्टेंट है, इसका सीधा मतलब ये हो जाएगा कि ऊंचाई का जो अनुपात होगा, ऊंचाई का जो रेशियो होगा, लेकिन त्रिज्या के वर्ग का क्या होगा, सीधा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये हो जाएगा कि h का अनुपात x अनुपात y है। मान लिया जाए कि 3:2 है, तो त्रिज्या का वर्ग का अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिज्या का वर्ग का अनुपात जो हो जाएगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2 अनुपात 3 के रूप में हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स का कोई भी टर्म जो बना है इसी आधार पर बना है। और देख के बात करेंगे, पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने क्या होता है, समय होता है। चाल गुने समय होता है। देखते हैं दो राशि का गुणनफल, ये तीसरा राशि अगर कांस्टेंट हो जाए, अगर दूरी कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, अगर चाल में वृद्धि होगा तो समय में क्या होगा, कमी होगा। यही कारण है कि पढ़ते हैं कि चाल जो होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वजह उसका क्या है कि दूरी कांस्टेंट है। तो दूरी जब कांस्टेंट हो, एक ही दूरी हो और चाल अलग अलग हो, तो उस स्थिति में चाल जो होगा समय का व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब कि चाल का रेशियो होगा, चाल का रेशियो x अनुपात y, तो समय का रेशियो जो बनेगा वह क्या होगा, y अनुपात x हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये मैथमेटिक्स हो गया। उसी तरह से वर्क टाइम और वर्क में भी हम लोग पढ़ते हैं, वर्क बराबर जो होता है वह क्या होता है, m गुने डी होता है। एम डी एच पढ़ते हैं, मैन इंटू डी। तो वर्क जब कांस्टेंट होगा, जब वर्क कांस्टेंट होगा तो मनुष्य की संख्या और उसके द्वारा लिया गया समय जो होंगे एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब हो गया कि मैन का जो रेशियो होगा वो मान लिया x अनुपात y, और उसके द्वारा लिया गया समय डेज का रेशियो जो बनेगा वह y अनुपात x हो जाएगा। तो पूरे मैथमेटिक्स जितने भी दो राशियों से बना हुआ है आपको इसी सिद्धांत पर बनता है। तो इसको भली भांति सीख लेनी चाहिए और इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में। और देखेंगे, बात करते हैं जैसे फिजिक्स की बात करेंगे तो P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। संवेग बराबर जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। संवेग को P के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर P कांस्टेंट है, अगर संवेग कांस्टेंट है, अगर संवेग कांस्टेंट है, दो वस्तु है उसका संवेग कांस्टेंट है, नियत है, इसका मतलब होगा कि जो मास का जो अनुपात होगा और वह वेग का जो अनुपात होगा दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब है कि वेग बढ़ेगा तो मास उसका क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अगर मास बढ़ रहा है तो वेग क्या होगा, कम जाएगा। ऐसा तभी संभव है जब P का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी ऐसा हो सकता है। आगे और भी देख सकते हैं, R बराबर जो होता है V इंटू
I होता है। ओम के नियम में R जहाँ प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, V हो गया विभव हो गया, I का मतलब विद्युत धारा हो गया। तो अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, V और I जो होंगे एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब है कि अगर विभवांतर बढ़ता है तो धारा क्या होगा, कमेगा। अगर धारा बढ़ेगा तो V का मान क्या होगा, V का मान क्या होगा, कम जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ये पेपर में ALP में सवाल पूछे भी गए हैं। क्या पूछा गया है कि दो गो तार है, उसका प्रतिरोध जो है नियत है, कांस्टेंट है, और V का रेशियो जो है वो 5:1 है, तो I का रेशियो वाट होगा। निश्चित रूप से अगर कंसेप्ट की जानकारी है तो 1 सेकंड में प्रश्न बन जाएगा, 1:5 हो जाएगा। आप सिर्फ टिक आउट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी का उपयोग करना है, हमको प्रश्न में करना है। देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन को लिखते हैं, टाइप जो होगा आगे टाइप 6 हो जाएंगे। टाइप 5 तक हम लोग पढ़ चुके थे। टाइप 6 का प्रथम क्वेश्चन जो होगा देखेंगे। भाषा को भी समझना है, डाटा को भी समझना है, किस भाषा का प्रयोग क्यों ऐसा किया जाता है, आपको इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। ना तो ये क्या होगा, पढ़े और डायरेक्ट आंसर मार दिए। आंसर आ जाना आसान हो गया, लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है नहीं समझ पाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 12.5% बढ़ा दिया जाए तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी किया जाए ताकि खर्च स्थिर रहे। देखिए, खर्च स्थिर करने की बात कर रहा है। खर्च स्थिर होना चाहिए। खर्च स्थिर का मतलब हो गया खर्च कांस्टेंट होना चाहिए। तो कह रहा है कीमत, कीमत का मतलब है रेट, और कंजम्पशन का मतलब हो गया क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब हो गया खपत। खर्च में कह रहा है कीमत में वृद्धि हो गया है, कीमत में वृद्धि हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि कीमत में वृद्धि होता है तो खपत में कितना कमी किया जाए कि खर्च जो होगा ना बढ़ना चाहिए और ना ही घटना चाहिए, मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए। ये स्थिर का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, बात हो गया। तो देखते हैं रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कितना, रेट दिया हुआ है 12.5%। 12.5% का मीनिंग 1/8 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट जो शुरू में है, इनिशियल जो है 8 है, अभी कितना हो गया है, बढ़ गया है। तब कितना हो गया वर्तमान में, फाइनल, फाइनल का मतलब हो गया अभी वर्तमान में, अब कितना हो गया, बढ़ने के बाद कितना हो गया है, तो बढ़ने के बाद रेट कितना हो गया, 9 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि शुरू में जो था पेट्रोल का दाम 8 रुपया था, आज 1 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। कोई भी प्रारंभिक वैल्यू परसेंटेज में, फ्रैक्शन में कहाँ होता है, तो हर में होता है, ये डिनोमिनेटर में होता है। तो शुरू वाला इनिशियल जो वैल्यू है 8 है, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो क्वांटिटी में कह रहा है कितना कमी होगा, तो आपको पता है कि रेट और क्वांटिटी, रेट और क्वांटिटी एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो ही खर्च कांस्टेंट हो सकता है। जब व्युत्क्रमानुपाती ना होगा तो खर्च कांस्टेंट नहीं हो सकता है। इसलिए क्वांटिटी मतलब खपत का रेशियो क्या बन जाएगा, तो खपत का रेशियो जो होगा 9:8 हो जाएगा। देख रहे हैं एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। अब प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि खपत में कितना प्रतिशत की कमी हो जाए। देखिए, तो पहले खपत 9 लीटर होता था, आज 8 लीटर हो रहा है। कितना की कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है। कितना से, 9 से। तो 1/9 का मतलब होता है 11.1/9%। इस प्रश्न का उत्तर हो गया है। तो समझ सकते हैं इसका डायरेक्ट ट्रिक भी होता है, लेकिन ट्रिक से बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका सोच जितना लेवल है पहले से वही बरकरार बन के रह जाएगा। इसमें डिफरेंट टाइप कर के क्वेश्चन भी प्रश्न पूछे गए हैं। एसएससी में प्रश्न पूछ लिया, क्या है ये प्रश्न पूछा है कि प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक खपत और अनुपात और कमी का, कमी, खपत में कमी, खपत में कमी, खपत में कमी, खपत में कमी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बतलाइए, ऐसे प्रश्न पूछ लेता हो, इसमें डिराइव करके प्रश्न पूछा लिया जाता हो, तो अगर इस ढंग से लिखने की आदत में है, अगर इस तरह का हैबिट आपके अंदर है, तो समझिए कि आपकी तैयारी होगा। और नहीं तो ये ट्रिक से भी बनाएंगे तो पहला प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, लेकिन दूसरा प्रश्न ऐसे दे रहे हैं जिसमें कितनों वेरिएशन होगा, कितनों
बदलाव होगा तो वो पेपर में नहीं बन पाता है, ऑटोमेटिक आपका पेन रुक जाएगा। तो प्रारंभिक खपत कितना है जरा देख सकते हैं, प्रारंभिक खपत कितना हो गया 9 हो गया। खपत में कमी कितना हुआ 9 से 8 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। इसका क्वेश्चन का आंसर 9:1 हो गया। ऐसे भी तरह के प्रश्न में पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि खर्च कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। मैं खर्च कांस्टेंट का मतलब मैं बतला पाया कि खर्च कांस्टेंट का मतलब क्या हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए। देख रहे हैं, आयत की लंबाई को बढ़ाया गया है, लंबाई का 20% बढ़ा दिया है। 20% का मीनिंग आप भली भांति जानते हैं 1/5 है। इसका मतलब है कि शुरू में जो लंबाई रहा होगा वो 5 रहा होगा, अब बढ़ गया है कितना 1, तो ये कितना हो गया 6 हो गया है। वर्तमान में कितना है 6 है और शुरुआत में लंबाई कितना है 5 है। तो कह रहा है कि चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया। इसका मतलब लंबाई बढ़ा है तो चौड़ाई में कमी आएगा। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती इसका मतलब क्षेत्रफल कांस्टेंट होगा। कह भी रहा है कि क्षेत्रफल कांस्टेंट है, तो क्षेत्रफल कांस्टेंट है इसका मतलब लंबाई में बढ़ा है तो चौड़ाई में कमी करना होगा। लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे का क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब एरिया जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, इसको कांस्टेंट बनाएंगे। इसमें वृद्धि हुआ है तो इसमें कमी होगा, मतलब लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा। लंबाई का अनुपात 5:6 आ चुका है तो चौड़ाई का अनुपात जो होगा 6 कितना हो जाएगा 5 होगा। देख भी सकते हैं कि क्षेत्रफल पर न वृद्धि हो रहा है न कमी हो रहा है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो शुरू में कितना लंबाई क्षेत्रफल था तो 5 × 6 30 हो गया। अब कितना है वर्तमान में तो 6×5 30। पहले भी 30 था, आज भी 30 है। मतलब जिसका मान नहीं बदलता हो वही क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट है, इसी को कांस्टेंट कहते हैं। तो हमारा प्रश्न बनाना था कि क्षेत्रफल में कितना कमी है, तो 6 से 5 हो गया। कितना की कमी हुआ 1 की कमी हुआ। कितना से कमी हुआ प्रारंभिक से हम लोग तुलना करते हैं तो कितना से 6 से। 1/6 बराबर मालूम है कि 16.2/3% होता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अगर किसी की चीनी के कीमत में 20% की कमी हो जाता है, चीनी के कीमत में 20% की कमी, इनिशियल लिख दिए, यहाँ पर फाइनल लिख दिए। 20% का मीनिंग जो होता है वह 1/5 होता है। इसका मतलब कि शुरू में जो चीनी का कीमत जो था वह 5 रुपये पर केजी था, लेकिन कम गया 1 रुपया कम गया है। ऊपर में जो लिखा हुआ होता है वो भाषाबद्ध का होता है, रिजल्ट का होता है। 1 रुपया की कमी हुआ है, कितना से तो 5 से। तो कितना हो गया वर्तमान में कीमत 4 रुपया पर केजी हम बोल सकते हैं। चूँकि कीमत है, चीनी की बात है, रेट की बात है, तो पर केजी से हम लोग तुलना करते हैं। तो कंजम्पशन की बात करल जाएगा। कंजम्पशन की बात कर रहा जा रहा है। कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन प्रश्न में दिया हुआ है। अब वेरिएशन वाला सवाल तभी बन पाएगा जब इस तरह के आप में आदत डाला हुआ होगा। अगर इस तरह से अगर आप में आदत ना है तो ये तीसरा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इस पर आधारित ही क्वेश्चन से है। तो कंजम्पशन का मतलब क्वांटिटी का, खपत का रेशियो जो बनेगा वह 4:5 हो जाएगा। अब देखिएगा क्वांटिटी पहले 4 केजी चीनी खरीदता था, लेकिन चीनी के रेट में कमी हुआ है तो अब 5 केजी हो गया है। तो चीनी में कितना वृद्धि हुआ, खपत में कितना वृद्धि हो गया, तो आप कहेंगे कि 1 केजी चीनी जो है वह वृद्धि हो गया है। रेशियो वाला पार्ट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं और रियल में जो कम वृद्धि होगा या कमी होगा उसको राइट साइड में लिखते हैं। देखिए 4 से 5 हो गया, रेशियो में हुआ है तो उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे और राइट साइड में रियल वैल्यू से तुलना करेंगे। अगर 1 केजी वृद्धि हुआ है रेशियो में तो रियल में देखते हैं वो पेपर में कह ले है 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। रियल में कितना केजी खरीद पाता है, 5 केजी चीनी खरीद पाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है
क्या पूछा जा रहा है कि उसका खर्च स्थिर हो जाता हो तो चीनी की प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। देखिए चीनी का प्रारंभिक खपत यही है, यही क्वांटिटी है, प्रारंभिक है। अगर वर्तमान पूछता तो 5 से गुना करते, और प्रारंभिक पूछा जा रहा है तो 4 से गुना करेंगे। 1 बराबर 5 kg है तो प्रारंभिक में कितना है, प्रारंभिक में प्रारंभिक खपत जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 4 × 5 अर्थात कितना हो जाएगा, 20 kg इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगर वर्तमान खपत पूछा जाता तो 25 kg बन जाता। इस प्रश्न का वेरिएशन इसी ढंग से तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि अगर सिनेमा घर के टिकट की कीमत में 15 रुपया की वृद्धि हो जाती है, कीमत में वृद्धि हो गया है, तो पहले पता करेंगे कि शुरू में रेट कितना था, शुरुआत में रेट कितना था, इनिशियल में रेट कितना है। तो कहा जा रहा है, लास्ट में देखिएगा लिखल है कि टिकट की प्रारंभिक कीमत 120 रुपया है। शुरू में कीमत जो दिया हुआ 120 रुपया है, एक व्यक्ति को देखने का जो रेट दिया हुआ है, टिकट का दाम 120 रुपया है, लेकिन कह रहा है कि 15 रुपया बढ़ गया है। तो 15 रुपया जब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अब कितना टिकट का एक दाम लगेगा, एक टिकट का दाम जो होगा 120 से 15 के बढ़ जाना, अर्थात कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब इसको काटना है तो काट देना चाहिए, छोटा बना दीजिए। 15 8 20 से होता है, अब 15 9 35 से होता है। ये रेट हो गया, टिकट का हो गया। तो दर्शक की संख्या क्या होगा, निश्चित रूप दर्शक की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ दर्शक की क्वांटिटी नहीं होगा, दर्शक की संख्या क्या हो जाएगा। जब टिकट का दाम बढ़ जाएगा तो दर्शक की संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि रेट और दर्शक की संख्या के बीच में क्या होगा, कैसा संबंध होगा, तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। अब व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब 9:8 हो जाएगा। लेकिन सिनेमा घर के मालिक के रेवेन्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, न बढ़ रहा है नहीं घट रहा है। देखिए उसका जो इनकम जो होगा सिनेमा का मालिक का, सिनेमा घर का मालिक का 8 9 72 पहले भी कमाता था, आज भी 8 9 72 आज भी कमा रहा है। उसके न आय बढ़ रहा है न घट पा रहा है। यही तो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, कहता है कि दर्शकों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। दर्शकों की प्रारंभिक संख्या क्या, तो देखते हैं दर्शक की संख्या क्या हो रहा है। पहले 9 से 8 हो गया है, तो दर्शक की संख्या 1 कम गया है, 1 कम गया है रेशियो में। और रियल में इसमें दिया हुआ है कि वृद्धि हुआ, जब 15 रुपया की वृद्धि हो गया तो ऊपरी लाइन में देखिएगा, दूसरा लाइन में लिखले है कि दर्शक की संख्या में 50 की कमी हो जाता है। दर्शक की संख्या में रियल में कमी कितना होता है, 50 की कमी होता है, जबकि अनुपात में 1 की कमी होता है। तो आपसे पूछा है कि दर्शक की प्रारंभिक संख्या कितना होगा। दर्शक की प्रारंभिक संख्या अनुपात में 9 है, 1 बराबर 50, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा। निश्चित रूप से आप मेंटली इसको बता सकते हैं, 450 हो जाएगा, दर्शक की संख्या हो जाएगा। अगर वर्तमान में पूछा जाता तो 1 बराबर 50, तो 8 बराबर कितना हो जाता, 8 × 5 = 40, 400 दर्शक हो जाते। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है कि कंपनी में मंदी की वजह से 12.5% कर्मचारी को निकाल दिया गया है। 12.5% मंदी हो गया है, जिसके कारण 12.5% कर्मचारी को निकाल दिया गया है। इसे देखते होंगे, आप पाते होंगे कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे फैक्ट्री ने, बहुत सारे कंपनी में काम करने वाले स्टाफ को छुट्टी कर दिया है, क्योंकि माल का सप्लाई ही नहीं हो रहा है, डिमांड हो ही नहीं रहा है। तो प्रोडक्शन करने से क्या फ़ायदा होगा। तो उसमें लगे हुए जो स्टाफ होंगे या हैं या थे, उसको छटैया कर दिया या घर पर बैठा दिया है। तो यहीं पर कह रहा है
कि 12.5% कर्मचारी को निकाल दिया गया है, कर दिया है, 12.5% कर्मचारी को निकाल दिया है। तो देखेंगे इसका मतलब हो गया कि शुरू में जो संख्या जो स्टाफ जो थे, नंबर ऑफ स्टाफ जो था शुरू में वह 8 था, लेकिन अब कितना हो गया है, कितना काम कर रहा है, 7 गो ही कर्मचारी कर रहा है। लेकिन कह रहा है कि कार्य सीमा 2 घंटा बढ़ा दिया गया है ताकि उत्पादन पर कोई कमी न हो। लेकिन मालिक जो है कह रहा है कि कोई भी उत्पादन पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन जितना पहले होता था आज भी उतना ही होना चाहिए। ऐसा तभी ही संभव होगा जब काम करने वाला जो कर्मचारी होगा उससे ज़्यादा समय तक काम को वो करवाएगा, तभी ऐसा संभव होगा। तो यहाँ पर टाइम आएगा, ये टाइम आएगा। पहले 8 कर्मचारी होता था, अब कर्मचारी की संख्या 7 हो गया है। रेवेन्यू में उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़ेगा, तो टाइम क्या होगा, उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा। मतलब टाइम और स्टाफ की संख्या पर, मतलब इसको कहेंगे हम आदमी की संख्या कहेंगे, मैन इसको बोलेंगे। अब मैन और टाइम के बारे में बतलाए थे कि मैन और टाइम एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब 7 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया। देखिए तो उसके उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। पहले कितना उत्पादन होता था, 8 स्टाफ होता था, 7 घंटा काम करता था, तो 8 सत्ते कितना हो गया, 56 वर्क हो जाता था। आज कितना हो रहा है, आज कितना हो रहा है, आज 7 स्टाफ है, 8 घंटे काम कर रहा है, तो 7 8 56, आज भी उतना ही वर्क हो रहा है जितना कि पहले हो रहा है। इसका मतलब उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा है कि 2 घंटा बढ़ा दिया गया है, तो प्रारंभिक कार्य अवधि कितना है। तो देखिए 7 से 8 हो जाना मतलब 1 की वृद्धि हो गया, और रियल में दे रहा है कि 2 घंटा की वृद्धि हो गया है, तो 1 बराबर 2। अब प्रारंभिक कार्य अवधि पूछ रहा है, प्रारंभिक समय पूछा जा रहा है। कार्य अवधि का मतलब समय, प्रारंभिक कार्य अवधि मतलब कार्य करने का समय पूछ रहा है, कार्य अवधि। तो 1 बराबर जो है वह दिया हुआ है 2, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 बराबर हो जाएगा 7 दूनी के 14 घंटा हो जाएगा। तो समझ पा रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए। तो देखते हैं। एक चीज़ और हम आपको इसमें बताते हैं कि जब ये तो समझ चुके हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट होता है और यह ए और बी दिया हुआ है, यहाँ पर कोई और राशि आता है, जैसे कि यहाँ पर खर्च है, दर दिया हुआ है और यहाँ खपत होता है। ये मालूम है कि खर्च कांस्टेंट होगा तो दर और खपत का अनुपात जो होंगे एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा, या दर और खपत एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। लेकिन अब सवाल में क्या होगा, ऐसा सवाल दिया हुआ है कि 2 राशि का जो गुणनफल करके जो आता है, कहीं भी हो सकता है, पूरे मैथमेटिकल टर्म में कहीं पर भी आता हो, 2 राशि का गुणा करने पर तीसरा राशि जो बन पाता है, वो तीसरा टर्म जो गुणा करके आ रहा है वही टर्म का रेशियो मालूम हो, और एकरा में से दोनों में से कोई एक मालूम हो, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मान लिया जाए कि दर का रेशियो जो है, रेट का रेशियो जो है 2:3 है, 2:3 है, तो खपत का रेशियो कितना हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, खपत का रेशियो कितना हो जाएगा, तो निश्चित रूप से बोलिएगा 3:2 होगा। और यहाँ पर देखिएगा कि खर्च जो है रेट इनटू खपत करते हैं तो खर्च निकल जाता है। कैसे भाई, इसका मतलब ए हुआ, इसका मतलब ए हो गया कि मान लिया जाए कि हमको 5 रुपया पर केजी, 5 रुपया पर केजी जो है यही दर हो गया,
5 रुपया पर केजी टमाटर मिलता है। 5 रुपये पर केजी टमाटर मिलता है। और आपने 10 केजी कहा कि 10 केजी जो है हम क्या करेंगे, टमाटर खरीदेंगे। तो अपना पॉकेट से जो आप रुपया लगाइएगा वह कितना लगाएगा, 10 × 50 रुपया होगा। ये आपको सबको आता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मैथ आता हो ना आता हो, हर व्यक्ति को आता है। सब्जी मार्केट में जाएंगे, हर व्यक्ति बता देगा कि आप पूछते हैं कि कैसे भाव है, मतलब रेट पूछते हैं, तो वो पूछता है कितना लेना है, तो इसके बाद अपने आप कैलकुलेट आप कर लेते हैं, तो खर्च निकाल देते हैं। मतलब रेट इनटू खपत करने से खर्च निकल जाता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि खर्च का ही रेशियो दिया हुआ हो और दर और खपत का रेशियो नहीं दिया हो तो कैसे निकालते हैं, ज़रा देखेंगे। आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। मान लिया कि खर्च जब भी होगा तो नीचे होगा गुना कर जो राशि आता है उसका अनुपात दिया हुआ हो। 2 पदों को गुना करने के बाद जो तीसरा राशि होता है उसी का अनुपात दिया हुआ हो। मान लीजिए खर्च का रेशियो जो है 4:5 दिले है, ठीक है। एक में से दर का रेशियो दिले है 3:5 दिले है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि खपत का रेशियो क्या होगा, खपत का रेशियो क्या होगा, खपत का रेशियो क्या होगा। तो इसको तैयार करने के लिए क्या करेंगे, 2 पदों को गुना करने वाली राशि जब दिया हुआ हो, जैसे इसको गुना करके ई रेशियो का मान दिया हुआ हो और जो गुना हुआ है ओकरा में से 1 का अनुपात दिया हुआ हो और दूसरे पद का मान निकालना हो तो कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। कलम कहाँ से कहाँ जाता है इसको ध्यान से देखना है। यहाँ से राइट साइड से लाएंगे और लेफ्ट साइड को गुना कर देना है। 30 गुना करके इसके माथा पर लिख दीजिए। 5 का 20 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे। ये प्रारंभिक खपत आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको गुना करके यहाँ पर लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 सत्ते कितना हो गया, 27 हो जाएगा। 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 27 होगा। ये जो अनुपात आ गया यही रेशियो जो होगा वह खपत का रेशियो हो जाएगा। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। एक बार पुनः समझे कैसे कैसे क्या हुआ। क्या हुआ, किस स्थिति में कि जब 2 पदों को गुना करके जो तीसरा राशि आता है उसी का अनुपात दिया हुआ हो और जो गुना हुआ हो ओकरा में से एक राशि का मान निकालना हो और दूसरा राशि दिया हुआ हो तो क्या करते हैं, राइट साइड का जो रेशियो पद है इसको लेफ्ट साइड का नीचे वाला से गुना करेंगे तो 5 चौका कितना हो गया, 20 और यहाँ से इसको यहाँ पर गुना कर देते हैं तो 27 हो गया। यही प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी खपत का रेशियो ये बन जाएगा। अब इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ भी देख सकते हैं। ज़रा देखेंगे कैसे भाई। रेट का रेशियो दिले है 3:5 और क्वांटिटी का रेशियो, खपत का रेशियो 20 अनुपात कितना है, 27 है। आपको पता है कि खर्च कैसे निकलता है, खर्च कैसे निकलता है तो रेट इंटू खपत से गुना करते हैं, रेट दर गुने खपत करते हैं तो खर्च निकल जाता है। अर्थात गुना करेंगे तो 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 27 × कितना हो जाएगा, 27 × कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब चूँकि अब रेशियो में बनाना है तो रेशियो में बनाएंगे तो 15 से कट जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। अब 15 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। देख रहे हैं खर्च का अनुपात 4:9 है। तो ऐसा जब जब दिया हुआ हो, जहाँ जहाँ दिया हुआ हो वहाँ पर इसको लागू कर लेना, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, हर जगह पर ऐसा काम करेंगे तो आपको बहुत विदिन 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा। आप में कितना ये हैबिट डलाया है करने की टेंडेंसी है, आपका ये आंसर हो जाएगा। जैसे अब और देखते हैं, जैसे आपका क्या है कि एरिया होता है, आयत का एरिया होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। एरिया का अनुपात दे दे, एरिया का ही अनुपात दे दे, कितना 2:5 दे दिया है। अब इसका चौड़ाई का अनुपात दे दिले है, चौड़ाई का अनुपात दिले है 1:2 दिया हुआ है। आपसे लंबाई का अनुपात पूछ रहा हो, कैसे ज्ञात करेंगे, वेरी सिंपल। फिर से वहीं पर करेंगे। देख रहे हैं एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई है। इसको में से 2 पदों में से किसी एक का रेशियो दिया हुआ हो और इसका रेशियो दिया हुआ हो
और एक पद ज्ञात करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड का यूज करके बना लेंगे। देखिए 3 से गुना करेंगे, 2 दूनी के 4 है, इसको 4 जो लिखेंगे इसके माथा पर लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे, और यहाँ पर 1 गुने 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा 5, अर्थात लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा 4:5। परसेंटेज वृद्धि या कमी भी ये निकाल सकते हैं, 4 से 5 हो जाना, 4 से 5 हो जाना, 1 की वृद्धि हुआ कितना में 4 से, 1/4 मतलब हो गया 25% की वृद्धि हो जाएगा। ऐसे ज्ञात किया जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। मान लिया जाए कि संवेग की, फिजिक्स की मैं बात कर दिया हूँ, संवेग बराबर मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो संवेग का ही अनुपात दिया हुआ हो, संवेग का अनुपात दिले 4:7 दिले है, इधर मास का रेशियो जो दिले है 1:2 दिया हुआ है, तो आपसे वेलोसिटी का रेशियो पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं ये दोनों को गुना करने पर ए आ रहा है, यही चीज़ दिया हुआ हो, संवेग दिया हुआ, गुना करने के बाद जो राशि आता है उसी का अनुपात दिया हुआ हो, और जो गुना हुआ है उसमें से एक पद का अनुपात दिया हुआ हो, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए सीधा व्युत्क्रमानुपाती का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से 4 दूनी के कितना हो गया 8, और इधर से गुना करेंगे 1 गुने 7, 8 अनुपात कितना हो गया 7 हो गया, मतलब कि वेग का अनुपात कितना हो गया 8:7 निकल चुका है। इसी तरह से आप कहीं पर भी कर सकते हैं। बेलन का आयतन की बात करते हैं, बेलन का आयतन की बात करते हैं, आयतन की बात किया जा रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम बराबर आपको पता है πr² इंटू एच। पाई को मान तो कांस्टेंट होता है, रेशियो में परसेंटेज में पाई कोई भी कांस्टेंट आता है उसको इग्नोर कर दीजिए। तो बच गया राशि कौन कौन सा है, r² गुने एच। अब आयतन का रेशियो दे दिया जाए, आयतन का रेशियो दे दिया, तो आयतन जब भी आएगा तो नीचे आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर गुना करके जो आ रहा है, गुना करने के बाद जो रेशियो आ जाए जैसे दिया है वो आयतन। बेलन का आयतन दे दिया है, मान लिया जाए कि 3:7 दिया हुआ है, 3:7 दिया हुआ है। तो आपसे इस पदों में से किसी एक का रेशियो दिया हुआ, मान लीजिए ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है, ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ज़रा देखेंगे, यहाँ 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 7 नहीं लिखते, यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पे 7 दे दिया। तो आपको त्रिज्या के रेशियो पूछा जा रहा है। तो देखिए एच गुना जो है r² है, इसका मतलब एच का जो अनुपात होगा और r² का अनुपात जो होगा दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा, लेकिन यही दिले है, तीसरा ही पद दिले है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सीधा सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये r² में आएगा, इसको माथा पर लिखना है, 3 तिहाई 9, ये 9 हो गया, आई 7 तिहाई 7 हो गया, ये r² का रेशियो निकल गया, 9:49 हो गया। लेकिन त्रिज्या का अनुपात आपसे पूछेगा तो स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 3:7 हो जाएगा। और अगर व्यास का कहेगा तो 3:7 हो जाएगा। अगर परिधि का अनुपात पूछा जाए तो भी 3:7 हो जाएगा। सिर्फ कहने का मेरा मतलब एक है कि पदों को गुना करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी का रेशियो दिया हुआ हो और इनमें से किसी एक का रेशियो निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ज्ञात कर सकते हैं। सब जगह लागू होगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे और कहीं पर जैसा यूज होता हो तो हर जगह हो। मैं पर्टिकुलर कोई टॉपिक का नाम नहीं बता सकता कि कहाँ पर हो सकता है, हर जगह सिर्फ लागू करने आना चाहिए। यह कंसेप्ट समझते हैं तो इसको हर जगह लागू कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मोस्ट जो क्वेश्चंस जो होते हैं यहीं पर कैलकुलेशन वाले होते हैं और 2 राशि 3 राशि जरूर बनता है, वो तमाम जगह ऐसे आधारित होता है। निश्चित रूप से इसको लागू करना चाहिए। अगर ये सब लागू नहीं कर पाते हैं तो यही सब क्वेश्चन को बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम टेकिंग ज़्यादा लग जाता है। तो उम्मीद करते होंगे कि इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। तो आगे फिर और क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो अगला देखते हैं।
तो नेक्स्ट जो टाइप जो होगा वो हम आगे बढ़ाएंगे। तो इतने कंसेप्ट को समझ पाए होंगे, तो इसको लागू कीजिए, हर जगह लागू करके देखना है, बनाना है और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी पर आधारित और हम वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही हमारी क्या होगी, ऊर्जा होगी, यही हमारी ताकत होगी, इसी से हमारी ताकत आएगा। तो हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।